हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंटीरियर करंट अफेयर्स का बुक 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 1 से 15 जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स है। आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्तीय समावेश सूचकांक एफआई इंडेक्स मार्च 2023 में 60.1 से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 हो गया है। वित्तीय समावेशन सूचकांक, यह सूचकांक पूरे भारत में वित्तीय समावेश का स्थिति को मापता है। यह इंडेक्स वित्तीय समावेश के विभिन्न पहलुओं पर सूचना को 0 से 100 तक के एकल मान में प्रदर्शित करता है, जहां 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण तथा 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। एफआई इंडेक्स में 3 मुख्य पैरामीटर शामिल हैं: पहुंच 35%, उपयोग 45% और गुणवत्ता 20%। यह सूचकांक बिना किसी आधार वर्ष के निर्मित किया गया है, जिससे यह वित्तीय समावेश की दिशा में चल रहे प्रयासों का एक व्यापक माप है। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियों में वृद्धि। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की प्रशासनिक भूमिका में वृद्धि की गई है। अब जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के पास दिल्ली के उपराज्यपाल के समान ही शक्तियां भी प्राप्त होगी। प्रमुख संशोधन प्रशासनिक सचिव और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के स्थानांतरण के प्रस्ताव को मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल को भेजे जाएंगे। पुलिस लोक व्यवस्था अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के संबंध में वित्त विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता वाले किसी भी प्रस्ताव को उपराज्यपाल की सहमति के बिना स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। जेल अभियोजन निदेशालय एवं फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से संबंधित सभी मामलों में भी उपराज्यपाल को सौंपे जाने हैं। नए संशोधित नियमों के अनुसार उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर सरकार में वर्तमान में कार्यरत किसी अधिकारी की पोस्टिंग में बदलाव कर सकता है। हालांकि दिल्ली में यह स्पष्ट नहीं है कि अधिकारियों का स्थानांतरण उपराज्यपाल के विशेष अधिकार क्षेत्र में होगा या नहीं, और यह मुद्दा न्यायालय में लंबित है। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूचकांक 2023 से 24 जारी किया। हाल ही में नीति आयोग ने वर्ष 2023 से 24 के लिए अपना नवीनतम सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूचकांक जारी किया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 एसडीजी पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के चौथे संस्करण की मुख्य विशेषताएं: समग्र स्कोर में सुधार। भारत का समग्र स्कोर 2018 में 57 से बढ़कर 2020-21 में 66 और 2023-24 में 71 हो गया है। क्षेत्रवार सुधार लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन, 8 समुचित निर्माण कार्य और आर्थिक विकास, 13 जलवायु के अनुकूल कार्रवाई में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। अब फ्रंट रनर श्रेणी 65 से 99 के बीच का स्कोर में है। राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के परिणाम: राज्यों के लिए स्कोर 57 से 79 के बीच है, जबकि केंद्रशासित प्रदेशों का स्कोर 65 से 77 के बीच है। राज्यों में उत्तराखंड एवं केरल 79 स्कोर के साथ तृतीय स्थान पर है, वहीं बिहार 57 स्कोर के साथ सबसे निचले पायदान पर है। समग्र वृद्धि: एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सभी राज्यों में समग्र स्कोर में वृद्धि को दर्शाता है। शीर्ष प्रदर्शन वाले जिले: उत्तराखंड 79, केरल 79, तमिलनाडु 78, गोवा 77, हिमाचल प्रदेश 77। खराब प्रदर्शन वाले राज्य: बिहार 57, झारखंड 62, नागालैंड 63, मेघालय 63। केंद्रशासित प्रदेश: चंडीगढ़ 77। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के राष्ट्रीय संकेतन की संरचना से जुड़े 113 संकेतों पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की राष्ट्रीय प्रगति को मापता और ट्रैक करता है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक भारत की प्रगति को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और आगे की यात्रा में
चर्चाओं, विचार विमर्श और निर्णयों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जारी की है। मुख्य बिंदु, वैश्विक संदर्भ। 11 जुलाई को जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 50 से 60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। वर्ष 2080 के दशक के मध्य में लगभग 10.3 मिलियन जनसंख्या के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगी। वहीं 2024 में यह 8.2 बिलियन जनसंख्या होगी। शिखर पर पहुंचने के बाद वैश्विक जनसंख्या में धीरे धीरे गिरावट शुरू होने का अनुमान है, जो सदी के अंत तक 10.2 बिलियन जनसंख्या तक गिर सकती है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2024 में 73.3 वर्ष तक पहुंच गई है। भारतीय संदर्भ अनुमान है कि 2024 में भारत की जनसंख्या 1.45 अरब ही होगी। 2060 के दशक में प्रारंभ में भारत की जनसंख्या 1.7 अरब हो जाएगी। इसके बाद 12% की कमी आएगी। इस सदी में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनेगा। प्रोजेक्ट परी। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र के अवसर पर प्रोजेक्ट परी भारत की सार्वजनिक कला की शुरुआत की है। उद्देश्य, प्रोजेक्ट परी का उद्देश्य दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को ऊपर उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना है, साथ ही राष्ट्रीय राजधानी की समृद्धि ऐतिहासिक विरासत में भव्यता को जोड़ना है। मुख्य बिंदु, सार्वजनिक स्थानों पर कला का प्रतिनिधित्व देश की समृद्धि और विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। इस परियोजना के तहत तैयार की जा रही विभिन्न दीवार पेंटिंग, भित्ति चित्र, मूर्तियां और प्रतिष्ठानों को बनाने के लिए देश भर में 150 से अधिक कलाकार के साथ आए हैं। परियोजना परी के लिए बनाई जा रही प्रस्तावित मूर्ति में व्यापक विचार शामिल है, जैसे प्राकृतिक का चित्रण, नाट्यशास्त्र से प्रेरित विचार, गांधी जी, भारत के आतिथ्य, प्राचीन ज्ञान, नाद या आदिम ध्वनि, जीवन का सामंजस्य, कल्पतरु, दिव्य वृक्ष आदि। महिला कलाकार परियोजना परी का अभिन्न अंग रही है और बड़ी संख्या में उनकी भागीदारी भारत की नारी शक्ति का प्रमाण है। संविधान हत्या दिवस। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया था। इसका उद्देश्य आपातकाल के दौरान कठिनाइयों का सामना करने वालों को सम्मानित करना और संविधान की अवहेलना के परिणामों को उजागर करना है। ऐतिहासिक संदर्भ। 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया, जो 21 मार्च 1977 को तक चला। इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का बड़े पैमाने पर निलंबन किया गया था। विपक्षी नेताओं और आलोचकों को हिरासत में लिया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई थी। संवैधानिक प्रावधान। आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 में किया गया है। भारतीय संविधान के 3 प्रकार के आपातकाल प्रावधान हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 से 54, 358 से 59, राष्ट्रपति शासन 355 से 356 से 357, वित्तीय आपातकाल 360, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल का उद्घोषणा, अनुच्छेद 353 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव, अनुच्छेद 354 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राजस्व वितरण से संबंधित प्रावधानों का प्रयोग। आर्टिकल 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन। अनुच्छेद 59 आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के प्रबंधन में प्रावधान। नोट। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। संपूर्णता अभियान। नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाले 3
3 महीने का अभियान संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई। उद्देश्य संपूर्णता अभियान का उद्देश्य आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में पहुंचाने गए 12 संकेतों में से प्रत्येक में संतृप्ति प्राप्त करना है। मुख्य बिंदु स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा सहित विषयों पर केंद्रित 3 महीने का व्यापक अभियान सितंबर 2024 तक जारी रहेगा। अभियान के हिस्से के रूप में जिला और ब्लॉक अधिकारी निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सभी आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों में पहचाने गए 12 विषयों पर ग्राम सभा, नुक्कड़ नाटक, पौष्टिक आहार मेला, स्वास्थ्य शिविर, प्रदर्शनी, पोस्टर बनाने और कविता प्रतियोगिताओं सहित जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करेंगे। लद्दाख ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की। लद्दाख उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली यह पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है। मुख्य बिंदु केंद्र शासित प्रदेश में 97% साक्षरता को पार कर लिया है, जो केंद्र प्रायोजित योजना के लिए एक बड़ी सफलता है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसने 2022 से 27 तक लागू किया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य सभी पृष्ठभूमियों से आने वाले 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को सशक्त बनाना है जो उचित स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है ताकि वे देश की विकास कहानी में अधिक योगदान दे सकें। इसमें 5 प्रमुख घटक शामिल हैं: आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा और व्यावसायिक कौशल, सतत शिक्षा। देश भर में इस कार्यक्रम से 77 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं तथा उल्लास मोबाइल ऐप से 1.29 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी और 35 लाख स्वयंसेवी शिक्षक जुड़े हैं। शहर कार्यक्रम हाल ही में महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल ने भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक शिक्षा कार्यक्रम शहर का शुभारंभ किया है। मुख्य बिंदु इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में महिला उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल से सशक्त बनाना है। यह वित्त ऋण तक पहुंचने और उसे प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने, महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने और आर्थिक विकास में योगदान देने पर केंद्रित है। MSME के उद्यम पंजीकरण पोर्टल URP के अनुसार भारत में 63 मिलियन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं, जिनमें से 20.5% महिला स्वामित्व वाले हैं, जो 27 मिलियन लोगों को रोजगार देते हैं। महिला उद्यमिता कार्यक्रम यह नीति आयोग द्वारा विकसित एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मंच है जिसका उद्देश्य भारत में महिला उद्यमियों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। डिजिटल भारत निधि हाल ही में दूरसंचार विभाग DOT ने डिजिटल भारत निधि को क्रियान्वित करने के लिए मसौदा नियम जारी किया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का एक नया प्रयास है। मुख्य बिंदु डिजिटल भारत निधि पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि USOF का स्थान लेगी। डिजिटल भारत निधि DBN की स्थापना दूरसंचार अधिनियम 2023 के माध्यम से की गई थी। दूरसंचार कंपनियों द्वारा DBN में दिया गया अंशदान भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा तथा उसके बाद DBN को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इस निधि से वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं, अनुसंधान एवं विकास, पायलट परियोजनाओं और नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत करने में सहायता मिलेगी। बोली या आवेदन के माध्यम से DBN कार्यान्वयनकर्ताओं का चयन करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त करेगा। यह प्रशासक यह तक करेगा कि मामला दर मामला के आधार पर किस तरह से वित्त पोषण प्रदान किया जाए, जिसमें पूर्ण, आंशिक या सह वित्त पोषण के साथ योजना के आधार पर और जोखिम पूंजी प्रदान करना है। मखाना के लिए MSP हाल ही में बिहार सरकार ने केंद्र से जलीय उत्पादन मखाना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का आग्रह किया है। बिहार
सरकार ने दरभंगा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र में मखाना के लिए कर्मचारियों की कमी की भी शिकायत की है। मखाना वर्ष 2022 में बिहार में मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया। बिहार देश का लगभग 85% मखाना उत्पादित करता है। मखाना को फॉक्स नट्स, यूरियल फोरक्स, लोटस सीड्स, फूल मखाना के नाम से भी जाना जाता है। न्यूनतम समर्थक मूल्य। वर्तमान में केंद्र सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करती है। एमएसपी का निर्णय सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएससीपी की सिफारिशों के आधार पर लिया जाता है। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। यह घोषणा मई 2023 में मैक्सिको द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परिणाम है। उद्देश्य भविष्य के नवाचारों और आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती मान्यता को प्रतिबिंबित करता है। वर्ष 2025 में क्वांटम मैकेनिक्स के प्रारंभिक विकास के 100 वर्षों को मान्यता देता है। क्वांटम प्रौद्योगिकी परमाणुओं और प्राथमिक कणों के पैमाने पर मौलिक कणों की प्रकृति का वर्णन करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत का उपयोग करती है। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट या क्वांटम बिट्स में गणना करते हैं। इससे प्रोसेसर एक साथ 1 और 0 हो सकते हैं, जिसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहा जाता है। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित विषयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र एक या अधिक विषयों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित कर सकता है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का भरण पोषण अधिकार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य के फैसले में तलाकशुदा मुस्लिम महिला के दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा करने के लिए अधिकार को बरकरार रखा है। पृष्ठभूमि। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि भरण पोषण का दावा सीआरपीसी की धारा 125 के बजाय मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शासित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। संसद ने 1986 के अधिनियम को लागू करते समय सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं पर भरण पोषण का दावा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। यह विकल्प मुस्लिम महिला के पास है कि वह सीआरपीसी की धारा 125 या 1986 अधिनियम के तहत भरण पोषण के लिए आवेदन करे। 3 तलाक जैसे अवैध तरीकों से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार है। महत्व। समानता। यह निर्णय समानता और गैर भेदभाव सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। वित्तीय स्वतंत्रता। जिन महिलाओं के पास स्वतंत्र आय का साधन नहीं है, उनके लिए यह निर्णय वित्तीय सशक्तिकरण के ख्याल से महत्वपूर्ण है। कानूनी संरक्षण। यह वैवाहिक विच्छेद या परित्याग के कारण आर्थिक कठिनाई का सामना कर रही महिलाओं को कानूनी सहारा प्रदान करता है। गरिमा और कल्याण। यह निर्णय महिलाओं की गरिमा और कल्याण को बढ़ावा देता है। निर्माण योजना। हाल ही में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड CIL की CSR योजना निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। मुख्य बिंदु। इस योजना का उद्देश्य यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान करना है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम हो और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाएं या तृतीय लिंग से संबंधित हो। यह योजना प्रधानमंत्री के मिशन कर्मयोगी विजन के अनुरूप है। संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से होती है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL भारत सरकार स्वामित्व वाली महत्वपूर्ण कंपनी है। रुद्रम फर्स्ट मिसाइल। हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया है।
मुख्य विशेषताएं: यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे हवा से सतह पर मार करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें इंटरनल नेविगेशन सिस्टम INS GPS नेविगेशन और अंतिम हमले के लिए एक निष्क्रिय होमिंग हेड की सुविधा है जिससे एक विकिरण उत्सर्जित करने वाले लक्ष्यों पर सटीकता से प्रहार कर सकता है। मिसाइल को 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की अलग अलग ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है। ईरान के नए राष्ट्रपति: हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति पद के चुनाव में सुधारवादी उम्मीदवार मसूद पेजेशकियान ने कट्टरपंथी सईद जलीली को पराजित किया। मुख्य बिंदु: नए राष्ट्रपति ने पश्चिम से संपर्क साधने और इस्लामी गणराज्य पर वर्षों से लगे प्रतिबंधों और विरोध प्रदर्शनों के बाद देश में अनिवार्य हिजाब कानून के क्रियान्वयन को आसान बनाने का वादा किया। हालांकि इस चुनाव का इस्लामी गणराज्य की नीतियों पर बहुत कम प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई राज्य के शीर्ष मामलों पर सभी निर्णय लेते हैं। महत्व: सामाजिक उदारीकरण: इस जीत से व्यावहारिक विदेश नीति को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रमुख पश्चिमी राष्ट्रों से वार्ता कर तनाव कम होगा। सामाजिक उदारीकरण और राजनीतिक बहुलवाद की संभावनाएं बेहतर होगी। सैरोगेट के लिए मातृत्व अवकाश: हाल ही में केंद्र सरकार ने सरोगेसी के माध्यम से बच्चे पैदा करने वाली महिला सरकारी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। अधिसूचित संशोधन नियमों में प्रावधान: सरकारी महिला कर्मचारियों को सरोगेसी के माध्यम से बच्चे होने की स्थिति में 180 दिनों का मातृत्व अवकाश लेने की अनुमति दी जाएगी। कमीशनिंग पिता: सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे का इच्छुक पिता को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश संशोधन नियम 2024 के अनुसार 2 से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग माताएं बाल देखभाल अवकाश का लाभ उठा सकती है। महत्व: समानता: सरोगेसी का विकल्प चुनने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी वही मातृत्व अवकाश लाभ मिलेगी जो स्वाभाविक रूप से जन्म देने वाली महिलाओं को मिलती है। सामाजिक गतिशीलता: कमीशनिंग माता पिता और सैरोगेट माताओं की मातृत्व और पितृत्व अवकाश का लाभ प्रदान करके सरकार परिवार और पितृत्व की होती है गतिशीलता को स्वीकार करती है। प्रोजेक्ट नेक्सस: भारतीय रिजर्व बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है जो एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय पहल है जिसका उद्देश्य घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों FPS को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार भुगतान को सक्षम बनाना है। RBI ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान के 4 केंद्रीय बैंकों के साथ प्रोजेक्ट नेक्सस के लिए समझौता किया है। आगे चलकर इस प्लेटफॉर्म को और अधिक देशों तक बढ़ाया जा सकता है। प्रोजेक्ट नेक्सस की संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS के इनोवेशन हब द्वारा की गई है। यह घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों IPS को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इससे सीमा पार भुगतान सुचारू हो जाएगा जिससे लेन देन 60 सेकंड के भीतर पूरा हो सकेगा। यह प्लेटफॉर्म नेटवर्क में अन्य देशों से जुड़ने के लिए नेक्सस को एक ही कनेक्शन प्रदान करके प्रक्रिया सरल बनाता है। महत्व: प्रोजेक्ट नेक्सस को घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों IPS के बीच कनेक्टिविटी को मानकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मानकीकरण भुगतान प्रणाली संचालकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह वैश्विक वित्तीय संकटों और आर्थिक चुनौतियों के लिए समन्वित प्रक्रिया के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह प्रणाली भुगतान भेजने और प्राप्त करने के लिए लगभग शून्य लागत प्रदान करती है। भारत ने जीवों की पहली व्यापक सूची तैयार की। भारत ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की एक सूची तैयार की है जिसमें 1,04,561 प्रजातियां शामिल हैं। ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है।
मुख्य बिंदु। भारत के जीव जंतु की सूची पोर्टल भारत में रिपोर्ट की गई जीव जंतुओं की प्रजातियों का विवरण देने वाला पहला व्यापक दस्तावेज है। इस दस्तावेज में सभी ज्ञात टैक्सा की 121 चेकलिस्ट शामिल है, जिनमें 36 प्रकार की फाइला शामिल है। सूची के स्थानिक संकटग्रस्त और प्रतिकूल परिस्थितियों वाले प्रजातियों को भी शामिल किया गया है। महत्व, संरक्षण और सुरक्षा। यह जैव विविधता में परिवर्तन को ट्रैक करने का एक बुनियादी तरीका स्थापित करता है और प्रजातियों के लिए तत्काल संरक्षण कार्रवाई पर बल प्रदान करता है। वैज्ञानिक अनुसंधान। चेकलिस्ट वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोगी है क्योंकि यह किसी क्षेत्र में रहने वाले जीवों की पूरी सूची प्रदान करता है। नीति और योजना। विस्तृत जानकारी वन्यजीवों की सुरक्षा, आवासों को सुरक्षित रखने और समग्र रूप से पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट नियम और कार्यक्रम बनाने में मदद करती है। वैश्विक नेतृत्व और संरक्षण पहल। इस चेकलिस्ट का सफलतापूर्वक निर्माण भारत के जैव विविधता के दस्तावेजीकरण की सफलता को दर्शाता है। भारत अन्य देशों के लिए अनुसरण करने के लिए एक मानक स्थापित करता है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024। हाल ही में 2 दिवसीय वैश्विक भारत एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। मुख्य बिंदु। इस शिखर सम्मेलन में 2000 वैश्विक एआई विशेषज्ञ, नीति निर्माता, एआई व्यवसायी, उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षाविद शामिल हुए। समिट में कंप्यूटर क्षमता, आधारभूत मॉडल, डेटासेट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, भविष्य के कौशल, स्टार्टअप, फाइनेंसिंग और सुरक्षित एआई जैसे क्षेत्रों में एआई विकास को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो इंडिया एआई मिशन के 7 प्रमुख स्तंभ है। 12,000 वैश्विक एआई विशेषज्ञों और चिकित्सकों तथा 50 देशों के प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारत ने एआई को लोकतांत्रिक बनाने और इसे सभी के लिए सुलभ बनाने की वकालत की। वैश्विक दक्षिण देशों ने वैश्विक एआई मंच पर उन्हें आवाज़ देने और वैश्विक उत्तर के साथ अंतर को पाटने में भारत की भूमिका को स्वीकार किया और उनकी सराहना की। आईसीडी और जीपीएआई ने नई दिल्ली में एआई पर एक नई एकीकृत साझेदारी की घोषणा की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी। जीपीएआई 29 सदस्य देशों के साथ एक बहुहितधारक पहल है, जिसका उद्देश्य एआई से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक शोध और अनुप्रयुक्त गतिविधियों का समर्थन करके एआई पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच खाई को पाटना है। भारत 2024 में जीपीएआई का प्रमुख अध्यक्ष है। सेबेक्स 2 मेक इन इंडिया पहल के तहत सोलर कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिस लिमिटेड ईईएल द्वारा विकसित सीबेक्स 2 एक अत्याधुनिक विस्फोटक फॉर्मुलेशन है और यह वैश्विक स्तर पर सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक है। सीबेक्स 2 मानक टिनाइट्रोटोलुइन टीएनटी से 2.01 गुना अधिक घातक है। मुख्य विशेषताएं। यह विस्फोटक उच्च पिघलने वाला विस्फोटक एचएमएक्स संरचना का उपयोग करता है, जो वारहेड्स, हवाई बम, तोपखाने के गोले और अन्य युद्ध सामग्री की घातकता को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। इसका मूल्यांकन, परीक्षण और प्रमाणन भारतीय नौसेना द्वारा रक्षा निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत किया गया है। सीबेक्स 2 में 2.01 की टीएनटी तुल्यता है, जो दुनिया भर के अधिकांश पारंपरिक वारहेड्स की तुलना में काफ़ी अधिक है, जो आमतौर पर 1.25 से 1.30 तक होती है। ब्रह्मोस वारहेड की टीएनटी तुल्यता लगभग 1.50 है। महत्व। सैन्य क्षमता। सीबेक्स 2 हथियारों और गोला बारूद की क्षमता और दक्षता को बढ़ाएगा, जिससे पर्याप्त सैन्य लाभ मिलेगा। रक्षा उद्योग। सीबेक्स 2 की बढ़ती हुई मारक क्षमता और दक्षता से महत्वपूर्ण निर्यात संभावनाएं पैदा हो सकती है, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत के रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सुरक्षा में सुधार। सीबेक्स 4 जैसे असंवेदनशील हथियारों के विकास से भंडारण
परिवहन और संचालन के दौरान सुरक्षा में सुधार होगा तथा दुर्घटनाओं को जोखिम कम होगा। प्रोजेक्ट 76 रक्षा अनुसंधान और एवं विकास संगठन DRDO ने प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बी के डिजाइन एवं विकास पर प्रारंभिक अध्ययन शुरू किया है। मुख्य बिंदु प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत भारतीय नौसेना का युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो देश की पहली स्वदेशी पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी के डिजाइन और विकास का काम कर रहा है। यह पारंपरिक पनडुब्बी बनाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी पोत ATV परियोजना का एक और चरण होगा, जिसके अंतर्गत अरिहंत श्रृंखला की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों SSBN का निर्माण किया जा रहा है और परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बियों SSN के निर्माण के लिए एक अन्य परियोजना पर भी काम चल रहा है। प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत पर्याप्त स्वदेशी सामग्री होगी, जिसमें हथियार, मिसाइल, युद्ध प्रबंधन प्रणाली, सुनार, संचार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट, मस्तूल और पेरिस्कोप शामिल होंगे। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 76 के तहत 12 पनडुब्बियां बनाना चाहती है। परियोजना में लगभग 70 से 80% स्वदेशी सामग्री होगी। यह परियोजना प्रोजेक्ट 75 फ्रांस और प्रोजेक्ट 75I जर्मनी स्पेनिश की उत्तराधिकारी होगी और उनकी रक्षा और सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी। इसका उद्देश्य प्रसिद्ध सिंधु कोष श्रेणी की पनडुब्बी का स्थान लेना है तथा 3000 टन की मजबूती श्रेणी की पनडुब्बी को बनाए रखना है। प्रोटोटाइप का निर्माण 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है। 24वां SCO शिखर सम्मेलन SCO राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक SCO शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की अध्यक्षता में अस्ताना में आयोजित की गई। SCO शिखर सम्मेलन 2024 नया सदस्य बेलारूस SCO का 10वां सदस्य बन गया है। अस्ताना घोषणा अस्ताना में 24वें SCO शिखर सम्मेलन में अस्ताना घोषणा को अपनाया गया तथा ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, वित्त और सूचना सुरक्षा पर 25 रणनीतिक समझौतों को मंजूरी दी गई। 2025 से 27 के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोगी कार्यक्रम 2024 से 29 के लिए मादक पदार्थ विरोधी रणनीति 2035 तक SCO विकास रणनीति को अपनाया गया। अस्ताना घोषणा के तहत सदस्य देशों ने वैश्विक शांति को बढ़ावा देने तथा एक नई लोकतांत्रिक और आर्थिक व्यवस्था को आकार देने में SCO की भूमिका को रेखांकित किया। 2030 तक ऊर्जा सहयोग के लिए रणनीतियाँ चीन के किंगदाओ शहर को 2024 से 25 के लिए SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। शंघाई सहयोग संगठन SCO का मूल 1996 में गठित शंघाई 5 में निहित है, जिसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल है। 15 जून 2001 को शंघाई में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में SCO की स्थापना की गई। इसमें छठे सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान को भी शामिल किया गया। इस समूह का विस्तार 2017 में किया गया, जब भारत एवं पाकिस्तान इसके सदस्य बने। ईरान 2023 में समूह में शामिल हुआ तथा बेलारूस 10वां एवं सबसे नया सदस्य है। सचिवालय बीजिंग क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS आतंकवाद, अलगाववाद एवं उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए स्थापित। भारत के लिए SCO की प्रासंगिकता। रणनीतिक साझेदारी SCO की सदस्यता भारत को एक ऐसे मंच में भाग लेने की अनुमति देता है जो मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग के दायरे को बढ़ाता है, जिसके 1991 में गठन के बाद भारत के साथ विशेष रूप से घनिष्ठ संबंध नहीं रहे हैं। आतंकवाद विरोधी SCO के भीतर एक महत्वपूर्ण अस्थायी संरचना क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना है। यह आतंकवाद विरोधी अभ्यासों की तैयारी में सदस्यों की सहायता करता है। सदस्य राज्यों से आने वाली प्रमुख खुफिया सूचनाओं का विश्लेषण तथा आतंकवाद गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित जानकारी साझा करना। मध्य एशियाई देशों के साथ संपर्क SCO भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ संपर्क और व्यापार बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है। मध्य एशिया ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध है और SCO सदस्य देशों के साथ भारत की भागीदारी से ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने तथा ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की मदद मिल सकती है।
संबंधों में सामंजस्य। एससीओ में भारत की उपस्थिति उसे चीन और रूस जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने में सक्षम बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जैसी परियोजनाएं एससीओ ढांचे के भीतर बढ़े हुए सहयोग से लाभान्वित हो सकती है। प्रासंगिकता। वैश्विक आबादी का 40%, वैश्विक जीडीपी का लगभग 30%। क्या शिक्षा को पुनः राज्य सूची में लाया जाना चाहिए? नीट यूजी परीक्षा ग्रेस मार्क्स दिए जाने पेपर लीक होने के आरोप और अन्य अनियमितताओं को लेकर विवादों से में घिरी हुई है। इसके बाद से ही कुछ आलोचकों द्वारा शिक्षा को पुनः राज्य सूची में लाने की वकालत की है। पृष्ठभूमि। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय राजनीति में पहली बार संघीय ढांचे का निर्माण किया। शिक्षा जो एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक वस्तु है उसे प्रांतीय सूची में रखा गया। स्वतंत्रता के बाद भी यह जारी रहा और शक्तियों के वितरण के तहत शिक्षा को राज्य सूची का हिस्सा बना दिया गया। हालांकि आपातकाल के दौरान संविधान में संशोधन के लिए सिफारिशें देने हेतु स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिशों में से यह एक भी थी कि शिक्षा को संवर्धित सूची में रखा जाए ताकि इस विषय पर अखिल भारतीय नीतियां विकसित की जा सकें। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित करके लागू किया गया। संवर्धित सूची में शिक्षा को शामिल करने के पक्ष में तर्क। एक समान शिक्षा नीति। अखिल भारतीय स्तर पर एक समान शिक्षा नीति लागू किया जाना। शिक्षा में सुधार। मानकों में सुधार तथा केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल शामिल है। भ्रष्टाचार। संवर्धित सूची में शिक्षा को रखने के लिए राज्यों में पर्याप्त भ्रष्टाचार के साथ साथ व्यावसायिकता के अभाव का मुद्दा भी शामिल है। राज्य सूची में शामिल करने के पक्ष में तर्क। अव्यावहारिक। देश की विशाल विविधता को देखते हुए सबके लिए एक समान शिक्षा वाला दृष्टिकोण न तो व्यवहार्य और न वांछनीय है। शिक्षा पर बजट 2022 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार शिक्षा पर बजटीय व्यय का विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार देश में शिक्षा विभागों द्वारा कुल राशि व्यय 76.25 लाख करोड़ 2021 से 22 अनुमानित है, जिसमें 15% केंद्र द्वारा खर्च किया जाता है जबकि 85% राज्य द्वारा खर्च किया जाता है। वर्तमान परीक्षा पत्रों का लीक होना। नीट और एनटीए से जुड़े हालिया मुद्दों ने स्पष्ट दिया है कि केंद्रीकरण से शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। 3 नए आपराधिक कानून। 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA प्रभावी हो गए, जो औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया। मुख्य बिंदु। भारतीय न्याय संहिता BNS 163 वर्ष पुराने भारतीय दंड संहिता की जगह लेगा। इसमें 551 के स्थान पर 358 खंड होंगे। इसमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं तथा 41 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ा दी गई है। 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई तथा 19 धाराएं निरस्त की गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह लेगा। इसमें 531 धाराएं हैं। इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लगाने की शक्ति बढ़ी है। अपराध से अर्जित आय की जब्त और कुर्की करने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। 3 से 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में प्रारंभिक जांच होगी। गंभीर अपराध की जांच DSP स्तर के अधिकारी करेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह इसे लगाया गया है। इसमें 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान साक्ष्य की परिभाषा में शामिल किया गया है। साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता होगी। प्रमुख बदलाव। नाबालिग से दुष्कर्म पर सजा का प्रावधान। नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म को पॉक्सो के साथ सुसंगत किया है। आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है।
सामूहिक दुष्कर्म में 20 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान, पुलिस स्टेशन में जाने से छूट, महिला को 15 साल से कम उम्र का व्यक्ति, 60 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति जो गंभीर रोग से ग्रसित है, दिव्यांग है, उसे पुलिस स्टेशन जाने से छूट मिलेगी, उसे पुलिस की मदद घर पर ही मिलेगी। आतंकवाद, देश की एकता और क्षति पहुंचाने पर मृत्युदंड, आजीवन कारावास का प्रावधान, इसमें पैरोल मुहैया नहीं करवाया जाएगा। मॉब लिंचिंग ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को मृत्युदंड की सजा हो सकती है। 0 FIR, पीड़ित अब किसी भी पुलिस थाने में जाकर 0 FIR दर्जा करा सकती है। शिकायत को 24 घंटे के भीतर संबंधित थाने में स्थानांतरित करना होगा। हिरासत अवधि, BNSS के तहत हिरासत अवधि 15 दिन से लेकर 60 दिन या 90 दिन तक हो सकती है। समस्याएं, पुलिस को अधिक सशक्त बनाना। कुछ नए प्रावधान, विशेषकर पुलिस हिरासत से संबंधित प्रावधान, पुलिस को अत्यधिक शक्ति प्रदान करते हैं जिससे नागरिकों को नुकसान होगा। कानूनों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद, नए कानून के लिए अंग्रेजी नाम न होना तथा क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद में देरी। भ्रम की स्थिति, वर्तमान विशेष आतंकवाद रोधी कानून के अतिरिक्त साधारण दंड विधि में आतंकवाद को अपराध के रूप में शामिल करने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। व्यापक चर्चा की कमी, इन कानूनों पर विधानमंडल में पूरी तरह से बहस नहीं हुई। भले ही संसद की एक अस्थायी समिति ने मसौदे पर विचार किया और कुछ बदलावों की सिफारिश की, किंतु नागरिक समाज के साथ व्यापक रूप से चर्चा नहीं की गई। राष्ट्रीय घटनाक्रम। जून 2024 में DRDO द्वारा अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया गया। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा भारत के हरित ऊर्जा अभियान के लिए $1.5 बिलियन के अनुदान को मंजूरी दी है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में हुआ। मुख्यालय वाशिंगटन DC। अध्यक्ष अजय बंगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिनी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 21 वर्ष की आयु से अधिक की विवाहित, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता तथा निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जुलाई 2024 में 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की मेजबानी नई दिल्ली के भारत मंडप में भारत द्वारा किया जाने का निर्णय लिया गया है। नीति आयोग ने हाल ही में संपूर्णता अभियान नामक कार्यक्रम शुरू किया है। यह 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला 3 महीने का अभियान है। 112 आकांक्षी जिलों तथा 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करके इसे शुरू किया गया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है। जुलाई 2024 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में 41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का एक घोंसला प्राप्त हुआ है, जो अपनी तरह का दुनिया का सबसे पुराना घोंसला है। हाल ही में मझगांव डाक शिप विल्ट्स को नवरत्न का दर्जा दिया गया। हाल ही में भारत द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोस्ट लॉन्च किया गया है। भारत अपने सभी वन्य जीवों की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस सूची में 1,04,561 प्रजातियां सूचीबद्ध हैं। इस पहल की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव तथा भारतीय प्राणी संरक्षण के 109वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया। जुलाई 2024 में नई दिल्ली, भारत में 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन की मेजबानी की गई। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री व तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी SBI के नए चेयरमैन होंगे। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय योगे युगीन भारत नई दिल्ली शहर में फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है।
28 जून 2024 को आशा भोसले की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन मुंबई में हुआ। साइमन मार्क को भारत के पहले यूनिवर्सल एआई विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। हाल ही में पेमेंट के द्वारा हेल्थ साथी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। गुजरात सीएमओ को ISO 9001/2015 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सांची क्रॉफ्ट मथुरा को GI टैग प्रदान किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने 11 से 12 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया है। विशेष सम्मान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसदों की भूमिका। ब्रिक्स के प्रारंभिक सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका 5वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ। वर्तमान में 10 सदस्य। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो द्वारा झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2007 में की गई थी। जुलाई 2024 में बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च किया गया है। यह वाहन पेट्रोल तथा CNG दोनों पर चल सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में 100 भारतीय शहरों के रूपांतरण के लिए किया गया था। इस योजना का उद्देश्य स्मार्ट सॉल्यूशंस के माध्यम से नागरिकों को समुचित गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए शहरों की आवश्यकता बुनियादी ढांचा तथा स्वच्छ तथा टिकाऊ वातावरण प्रदान किया जा सके। हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडप में 4 दिवसीय प्लास्टिक रिसाइक्लिंग द्वारा स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ और केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स निर्माता एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। जुलाई 2024 में न्यूज चैनल इंडिया टीवी के अध्यक्ष तथा प्रधान संपादक रजत शर्मा को न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल और सीमावर्ती राज्यों में मित्र वन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इसके लिए 35 वन प्रभागों का चयन किया गया है। जुलाई 2024 में DRDO और लाउसन एंड टुब्रो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर नामक लाइट टैंक का अनावरण किया गया है। जोरावर टैंकों को विशेषतः हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। जोरावर टैंक को वर्ष 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन स्थापना 1 जनवरी 1958। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष समीर V कावंत। विश्व धरोहर समिति की बैठक के आगामी 46वें सत्र के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली को भव्य बनाने के लिए पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई। परियोजना PARI का उद्देश्य देश की समृद्धि, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को कला रूपों में चित्रित करके दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बढ़ाना है। ध्यातव्य है कि भारत 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। जुलाई 2024 में पुरी उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के विशाल तथा भव्य आयोजन की शुरुआत की गई। हाल ही में भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेने के लिए डार्विन एयरबेस पहुंची है। इस अभ्यास का आयोजन 12 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य किया जाएगा। 12 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जिसमें कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया था।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में मुंबई को 136वें स्थान वैश्विक स्तर पर के साथ भारत सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। नई दिल्ली को 165वें स्थान पर रखा गया है। मर्सर द्वारा इस सूची में 226 शहरों का विश्लेषण किया गया है। शीर्ष 3 महंगे शहर हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख। हाल ही में भारत के तेलंगाना में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023 से 24 जारी किया गया है। इस सूचकांक के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर 71 है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता केरल 79, उत्तराखंड 79, बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले स्थान पर है। हाल ही में पंजाब का काजिल्का जिला छात्रों में रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए बैग फ्री डे की शुरुआत करने वाला पंजाब का पहला जिला बन गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर द्वारा एक दिन में सर्वाधिक 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ एक्स पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा गुजरात के सुरेंद्रनगर में 400 मेगावाट का सौर प्लांट लगाया गया। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव द्वारा संज्ञान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानून के बारे में गहन जानकारी मिलेगी। हाल ही में असम की पहली गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है। गौरतलब है कि केंद्र की गवाह सुरक्षा योजना 2018 को लागू करने वाला उड़ीसा पहला राज्य था। जुलाई 2024 में केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के पुरस्कृत करने के उत्कृष्ट पहल निर्माण पोर्टल को शुभारंभ किया गया है। यह कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपनी गतिविधियों के संचालन वाले जिलों के मेधावी युवाओं के लिए शुरू की गई एक CSR योजना है, जिसमें UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले युवाओं को 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अर्हता पारिवारिक आय 8 लाख रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, थर्ड जेंडर से संबंधित CIL की गतिविधियों के संचालन वाले 39 जिलों में से किसी एक का निवासी। जुलाई 2024 में वायुसेना प्रमुख ने भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू करते हुए हैदराबाद के बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन में हथियार प्रणाली शुरू WSS का उद्घाटन किया है। जुलाई 2024 में 3 से 16 जुलाई के मध्य भारत तथा मंगोलिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण का आयोजन उमरोई, मेघालय में किया गया। जुलाई 2024 में मेघालय में बेहदीन खलम महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव मानसून में फसलों की बुआई के बाद माना जाता है। हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा 21 से 50 वर्ष की आयु गरीब तथा ज़रूरतमंद महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। जुलाई 2024 उत्तर कोरिया ने होंगसोंगफो 11 DA-4.5 नामक एक नई सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। जुलाई 2024 में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्वविदों को दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई। गुफा की छत पर दुनिया की सबसे प्राचीन 51,200 वर्ष पुरानी कलाकृति मिली है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रांत शिखर का पहला सम्मेलन कोच्चि, केरल में आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्री पेड सोफिरो फॉरेक्स कार्ड ICICI ने लॉन्च किया। हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी की शुरुआत दुबई में हुई। पैराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 100 पूर्ण सदस्य बन गया है। मुख्यालय ISA गुरुग्राम। अध्यक्ष डॉक्टर अजय माथुर। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने
$11,69,746 प्रदान किए गए। नोट: संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी रेडियो UN परियोजना 2018 में शुरू की गई थी। यूरोपीय संघ के मास्टर्स के लिए प्रतिष्ठित इरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति 146 भारतीयों को दी गई, जो सर्वाधिक है। भारतीय मूल के अमेरिकी अश्विनी रामास्वामी पहले जन जेड उम्मीदवार के रूप में जॉर्जिया के जिला 48 में राज्य सीनेट के लिए दौड़ में हैं। ये डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं। जुलाई 2024 में मोरक्को की हिजाब पहनने वाली AI जनरेटेड मॉडल केंजा लेइली दुनिया की प्रथम मिस AI बन गई है। इस प्रतियोगिता में भारत की AI मॉडल जारा सदावरी ने भी भाग लिया। हाल ही में चीन के फ्यूडान यूनिवर्सिटी द्वारा निर्मित दुनिया का पहला भावनात्मक रोबोट गुआंगुआ नवंबर 1 पेश किया गया। 15 जुलाई 2024 को KP शर्मा ओली को चौथी बार नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा फ्रेंच गुयाना से एरियन 6 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। एरियन 6 यूरोप की एरियन रॉकेट श्रृंखला का नवीनतम रॉकेट है, जो लो अर्थ ऑर्बिट से और सुदूर गहन अंतरिक्ष में मिशन लॉन्च कर सकता है। जुलाई 2024 में बुर्किना फासो की जुटा सरकार द्वारा समलैंगिकता को अपराध घोषित करने के लिए मसौदा कानून को अपनाया गया है। बुर्किना फासो एक पश्चिमी अफ्रीका देश है जहां वर्तमान में सैन्य शासन है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई है। 78 वर्षीय ट्रंप वर्तमान में स्वस्थ है। जुलाई 2024 में बर्लिन के ओलंपिक स्टेडियम में आयोजित यूरो 2024 के फाइनल में स्पेन इंग्लैंड को हराकर 4 बार यूरो कप जीतने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में पेरिस डायमंड लीग में महिलाओं की ऊंची कूद में 2.10 मीटर 6.88 फीट की छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली यारोस्लावा माहुचिक का संबंध यूक्रेन से है। हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव AI नवाचारों में चीन शीर्ष स्थान पर है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता चीन 38,210 पेटेंट, अमेरिका 6,276, कोरिया गणराज्य 4,155, भारत 2014 से 2023 तक 1,350 पेटेंट के साथ जनरेटिव AI नवाचारों में 5वें स्थान पर है। हाल ही में डेनमार्क वर्ष 2030 से गायों, भेड़ों और सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों पर पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जुलाई 2024 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा विश्व भर के 173 देशों के लिए ग्लोबल लिबेलिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता शहर वियना ऑस्ट्रिया, कोपेनहेगन डेनमार्क, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, सीरिया दमिश्क इस सूची में सबसे निचले स्थान पर है। भारत में मुंबई को दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से 141वें स्थान पर रखा गया है। जुलाई 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास सीम ऑफ द पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया है। RIMPAC 2024 का विषय भागीदार, एकीकृत और तैयार। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भी हिस्सा लिया। हाल ही में शोधकर्ताओं को मिनामी तोड़ीसीमा द्वीप के समुद्र तल पर लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन खनिजों का भंडार मिला है। चर्चा में रहा यह द्वीप मार्कस द्वीप उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक पृथक जापानी प्रवाल द्वीप है। हाल ही में डिक सूफ को नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 1 से 15 जुलाई के मध्य थाईलैंड के टांग प्रांत में भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 का आयोजन किया गया है। यह मैत्री अभ्यास का 13वां संस्करण है। हाल ही में जापान द्वारा उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 DAICHI-4 लॉन्च किया गया है। जुलाई 2024 में यूनेस्को द्वारा गोइंग टुगेदर
फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बिगिन पहल का अनावरण किया गया है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। हाल ही में जापान द्वारा जाली नोट की समस्या से निपटने के लिए 3D होलोग्राम तकनीक से युक्त नए बैंक नोट येन जारी किए हैं। जुलाई 2024 में एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक अस्ताना, कजाकिस्तान में आयोजित की गई है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर द्वारा किया गया है। इस बैठक में बेलारूस को एससीओ के 10वें सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। एससीओ की स्थापना जून 2001, मुख्यालय बीजिंग, चीन। प्रमुख दिवस तथा थीम: 1 जुलाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस, 1 जुलाई राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, 1 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। थीम: सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है, 1 जुलाई जीएसटी दिवस। 1 जुलाई पुदुचेरी का स्थापना दिवस, 1 जुलाई डिजिटल इंडिया पहल के 9 वर्ष 2015 में शुरुआत। 4 जुलाई संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 248वां। 6 जुलाई विश्व जूनोज दिवस। थीम: एक विश्व एक स्वास्थ्य, जूनोज को रोकें। 7 जुलाई विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। थीम: किस्वाहिली शिक्षा और संस्कृति की शांति। 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव। 10 जुलाई राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। थीम: किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना। नियुक्ति: 18वें लोकसभा के स्पीकर के रूप में राजग उम्मीदवार ओम बिरला चुने गए। विपक्षी उम्मीदवार के सुरेश कांग्रेस। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के अध्यक्ष के रूप में पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन रवि अग्रवाल। नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। लिबरल पार्टी की शानदार जीत के बाद कीर स्टारमर यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यूरोपियन परिषद के नए अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के हैं। थल सेना के 30वें प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता सौनिक। हाल ही में एक विमान दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु के बाद ईरान के सुधारवादी तथा उदारवादी नेता मसूद पेजेश्कियान को ईरान का नया राष्ट्रपति चुना गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के नए निदेशक टी.आर. शर्मा। नए राष्ट्रपति उप सुरक्षा सलाहकार टी.वी. रामचंद्र। अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खन्ना। झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन सारगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बी.एन. गंगाधर। हाल ही में भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार निकुंज कुमार श्रीवास्तव। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। क्षय रोग अर्थात टीबी एक बैक्टीरियल रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। हाल ही में पंजाब तथा हरियाणा के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 में सिद्धार्थ मोहती को भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधन निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। एलआईसी की स्थापना 1956 में, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा भारतीय निशानेबाज 2012 लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता गगन नारंग को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय टीम का चीफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व मैरी कॉम को यह जिम्मेदारी दी गई थी, पर उनके द्वारा व्यक्तिगत कारणों से इनकार के बाद गगन नारंग को नया चीफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। साथ ही भारतीय शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पी.वी.
सिंधु तथा टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। हाल ही में श्री सत्यनारायण गोयल को इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। IEX की स्थापना 2008 मुख्यालय नई दिल्ली। जुलाई 2024 में न्यायमूर्ति आलिया नीलम को पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 में जैनी कैडिगन को कनाडा की प्रथम महिला सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया है। जैनी कैडिगन वर्तमान सैन्य प्रमुख जनरल वैन आइट का स्थान लिया है। हाल ही में मैक्सिको के वित्त सार्वजनिक ऋण मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में कार्यरत एलिसा डी आदा माट्रोजो को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। माट्रोजो वर्तमान अध्यक्ष टी राजा कुमार का स्थान लेंगे। FATE की स्थापना जुलाई 1989। FATF के सदस्य 40-38 क्षेत्राधिकारी प्लस 2 क्षेत्रीय संगठन। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। खेल। जून 2024 में भारत ने 2024 का T20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। यह 13 साल के बाद ICC विश्व कप में उनका पहला खिताब है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान हरमनप्रीत को नियुक्त किया गया है। महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने 194 गेंदों में टेस्ट का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग चीयर फॉर भारत है। पूर्व विश्व चैंपियन विश्व आनंद ने लियोन मास्टर्स का खिताब 10वीं बार जीता। ज्योति याजारी ओलंपिक में 100 मीटर बांधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट होगी। महिला भाला फेंक खिलाड़ी आभा खटुआ ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। T20 वर्ल्ड कप 2024 आयोजन USA और वेस्ट इंडीज। फाइनल किंगस्टन ओवल, बारबाडोस। विजेता भारत, दूसरी बार T20 विश्व कप खिताब। कप्तान रोहित शर्मा। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका, कप्तान एडम मार्क्रम। फाइनल में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। सबसे कम इकॉनमी रेट 4.17। सर्वाधिक रन रहमानुल्लाह गुरबाज 281 रन, अफगानिस्तान। सर्वाधिक विकेट फजहल फारूकी, अफगानिस्तान। और अर्शदीप सिंह, भारत 17 विकेट। सर्वाधिक मैच एडम मार्क्रम 8 कैच, दक्षिण अफ्रीका। इस बार टूर्नामेंट में कोई शतक नहीं लगा। सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर निकोलस पूरन 98 रन, वेस्ट इंडीज। भारत वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बाद 2 बार ICC पुरुष T20 विश्व कप खिताब जीतने वाला तीसरा देश बना है। T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 2 बार तथा इंडिया के क्रिस जॉर्डन ने 1 बार हैट्रिक ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है। रोहित शर्मा ICC वर्ल्ड कप जीतने वाले भारत के तीसरे कप्तान बने। T20 फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी का नाम और देश स्मरणीय तथ्य है। विराट कोहली भारत के हैं। 125 मैच, 4188 रन और 4 विकेट। वर्तमान में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी। रोहित शर्मा भारत 159 मैच, 4231 रन और 1 विकेट। वर्तमान में रन बनाने वाले खिलाड़ी। रोहित शर्मा भारत 159 मैच, 4231 रन, 1 विकेट। वर्तमान में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी। रविंद्र जडेजा भारत के हैं। 74 मैच, 515 रन और 54 विकेट। डेविड वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के 110 मैच, 3277 रन। ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के 55 मैच, 1647 रन, 74 विकेट। डेविस विसे नामीबिया 40 मैच, 624 रन, 59 विकेट। ब्रायन मसाबा युगांडा 63 मैच, 439 रन, 24 विकेट। साइब्रांड एजलब्रेजड नीदरलैंड 12 मैच, 280 रन और 5 विकेट। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा
भारतीय क्रिकेट गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। श्री गौतम गंभीर का कार्यकाल 31 दिसंबर 2027 तक बना रहेगा। गौरतलब है कि 9वें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जीत के बाद भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के पदत्याग के बाद यह स्थान रिक्त हो गया था। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के मियामी में स्थित हार्ड रॉक स्टेडियम में आयोजित 48वें कोपा अमेरिका के फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर 16वीं बार कोपा अमेरिका फुटबॉल खिताब जीत लिया है। जुलाई 2024 में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और चेक गणराज्य के बारबोसा क्रेजी एस्कोबा द्वारा विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2024 में क्रमशः पुरुष तथा महिला एकल खिताब जीत लिया गया है। कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में सर्बिया के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर तथा बारबोरा क्रेजिएस्कोवा ने इटली की जैस्मीन पाओलिनी को हराकर यह खिताब हासिल किया है। विंबलडन चैंपियनशिप विश्व का सबसे पुराना लॉन टेनिस टूर्नामेंट है जो टर्फ या क्ले कोर्ट के बजाय ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। यह लॉन टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक है जो प्रत्येक वर्ष लंदन के विंबलडन शहर में आयोजित होती है। हाल ही में इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्रिकेट जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पुस्तक एवं उसके लेखक वेंकैया नायडू, लाइफ इन सर्विस, एस नागेश कुमार, मेरे पापा परमवीर रामचंद्र श्रीनिवासन कुमार, अब्दुल हमीद के जीवन पर पुस्तक, भारत का मुसलमान कैप्टन मकसूद गाजीपुरी, महानेता श्री एम वेंकैया का जीवन और उनकी जीवन यात्रा, संजय किशोर, तेलुगु भाषा में, भारत का जश्न, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री एम वेंकैया नायडू का मिशन और संदेश, डॉक्टर I.V. सुब्बा राव, मनोज वाजपेयी, द डिफिनेटिव बायोग्राफी, पीयूष पांडे। चर्चा में माउंट एटना और स्ट्रम्बोली, इटली, लोम्बोक क्षेत्र, पेरू 4000 वर्ष पुराने एक अनुष्ठानिक मंदिर का पता लगा है। धामुपुर गांव, गाजीपुर 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद का पैतृक गांव। हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा अराकू कॉफ़ी, आंध्र प्रदेश करथुम्बीद छात्र, अम्ब्रेला, अट्टापड्डी, पलक्कड़, केरल की चर्चा की गई। हाल ही में ध्रुव सितवाला ने पंकज अडवाणी को हराकर सऊदी अरब में आयोजित एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। जुलाई 2024 में जोहोर, मलेशिया में आयोजित एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने पुरुष युगल तथा मिश्रित युगल दोनों खिताब जीता है। अभय सिंह ने बेलावन सेंथिल कुमार के साथ पुरुष युगल तथा जोशना चिन्पा के साथ मिलकर मिश्रित युगल का खिताब जीता है। पुरस्कार सिंगापुर और फ्रांस के बीच सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारतीय मूल की लेखिका पूजा नैन्सी और इवान हेंक को प्रतिष्ठित नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स फ्रांस के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदत्त पुरस्कार से नवाजा गया है। रेलवे श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2024 ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला को दिया गया है। भारतीय जहाज निर्माण कंपनी गॉडरिच शिप बिल्ड्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियनशिप अवार्ड प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 जीता। बारहवां हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर। जुलाई 2024 में 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा महाराष्ट्र को उसकी नवीन कृषि तथा ग्रामीण पहल के लिए वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष रोशन नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवालियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्रांसीसी गणराज्य द्वारा दिया जाने वाले इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान की शुरुआत वर्ष 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट की ओर से की गई थी।
जुलाई 2024 में त्रिशूल के कलिंगल प्लांटेशन की कृषक स्वप्ना कलिंगन को ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रूस के 2 दिवसीय दौरे के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा श्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। रूस द्वारा वर्ष 2019 में इस सम्मान की घोषणा की गई। हाल ही में प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव शंकरी को विश्वम्भरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया। टाइटैनिक में भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध अभिनेत्री के विंसलेट को हाल ही में म्यूनिख फिल्म फेस्टिवल में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में संजना ठाकुर ने अपनी कहानी ऐश्वर्या राय के लिए कॉमनवेल्थ लघु कहानी पुरस्कार जीता।